तो सबसे पहले हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, जहाँ पे x हमारा रियल नंबर होता है, y भी रियल नंबर है, लेकिन आयोटा y हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसके साथ आयोटा आ गया इसलिए इमेजिनरी पार्ट बन गया है वो। उसके बाद अगर सम करूं किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो कैसे करेंगे, अगर z1 को मैं कह दूं x1 प्लस आयोटा y1, z2 को x2 प्लस आयोटा y2, देन z1 प्लस z2 इज x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं। हाँ सेम है, मतलब ये तो इजी है कि प्रोडक्ट में भी सेम है। जेड स्क्वायर करना हो तो जेड इंटू जेड हो जाएगा, क्यूब करना हो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, सम भी ऐसे हो जाएगा z1 इंटू z2, ये करना हो प्रोडक्ट भी ऐसे ही हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट बन गया, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, अब x1 y2 प्लस y1 x2, तो इस तरीके से प्रोडक्ट हो जाएगा। इनवर्स निकालना हो वो भी हो जाएगा इजीली, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, अब इसका इनवर्स निकालना है, यानी कि z इनवर्स इज 1 बाय z, सो 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y। अब रैशनलाइज कर देंगे, x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स माइनस आयोटा y, सो ये क्या बन जाएगा हमारा, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसमें भी ये वाला पार्ट रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ये प्रॉपर्टीज क्लियर हुई? हाँ क्लियर है। पावनी आप बताओ। अभी क्लियर है। ठीक है, बस यही था बेसिक प्रॉपर्टीज में। तो बाकी जो जो आएंगी ना आगे सिलेबस में वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, कोई भी डेफिनेशन आएगी या कोई भी एग्जांपल से कुछ भी आएगा। अभी अपना हम फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से स्टार्ट कर देते हैं। वो बेसिक पार्ट इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि वो क्लास 11th में कर चुके हैं। सो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक छोटी सी और बात बताओ, जो आपने रीडिंग्स ली हैं कॉलेज से वो 8th एडिशन की है या 9th एडिशन की है बुक? जी 9th एडिशन है, 9th एडिशन ही है जो आपने शेयर किया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका सेक्शन 13 होगा। अब सबसे पहले फंक्शंस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताओ फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती थी? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में नहीं पूछ रही, सिंपल फंक्शंस। A function is a relation which is one and on to, और मतलब हर एक जो डोमेन में हर एक एलिमेंट x की उसकी एक यूनिक इमेज मिलेगी हमें कोडोमेन में। और अगर ऑन टू में यह है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव की प्रॉपर्टी होती है ना, वन एंड ऑन टू सिंपल। फंक्शन को ऐसे कह सकते हैं एक रिलेशन कि अगर a टू b
ये मेरी मैपिंग है, तो इसको फंक्शन हम तब कहेंगे अगर ए की हर एक वैल्यू के लिए बी में मैं एक वैल्यू ढूंढ पाऊँ, मेरे पास एक वैल्यू हमेशा आएगी और वन एंड ओनली वन एलिमेंट होगा बी में, ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा आ जाए, यानी कि यूनिक इमेज होगी। ठीक है, डोमेन और रेंज भी बता दो एक बार। डोमेन ए है इसमें और कोडोमेन इसमें भी है। डोमेन ए है और कोडोमेन बी। बी। ठीक है, और अगर ये फंक्शन R2R हो गया तो इसको क्या कहते हैं? R2R फंक्शन हो गया, यानी कि जो रेंज ऑफ f है वो कोडोमेन के अंदर कंटेन्ड होती है ना, कंटेंट हो जाएगी। रियल हाँ, नंबर्स के अंदर कंटेन्ड है, तो इस टाइप के फंक्शन को तो हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड फंक्शंस। हाँ, ठीक है, और हमें अब पढ़ना है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी कि हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होने वाला है? कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स हमारा फंक्शन होगा, ऐसे समझ सकते हैं कि जो डोमेन है और जो रेंज है दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, या अगर कुछ और है, वैसे कुछ और होगा नहीं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ही सबसे बड़ा सेट बन गया ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स भी कंटेन हो गए। सो अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन बस यही कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा इसमें जो हमारी डोमेन है वो भी कॉम्प्लेक्स होगी और जो कोडोमेन है वो भी कॉम्प्लेक्स होगी। बस रियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स में यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट्स में से आराम से पढ़ लेना, वो मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन whose domain and range are subsets of the complex numbers. A complex function is called a complex valued function of a complex variable, यानी कि अब जो वेरिएबल है वो भी मेरा कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? z होता है ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब रियल नंबर होते थे तो यहाँ पे x या y कुछ भी कह सकते हैं, वो वेरिएबल्स होते थे, रियल नंबर्स को बिलोंग करते थे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो c से c पर जा रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कब कहेंगे? इफ फॉर ईच z belongs to complex numbers in domain there is one w belongs to c in the codomain। फंक्शन की यही डेफिनेशन है, वही लिख रही हूँ मैं बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। एंड हम क्या लिखेंगे? एफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। रियल नंबर्स में क्या लिखते थे? एफ एक्स इक्वल टू वाई ना, यहाँ पे लिख देंगे एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू, जहाँ पे जेड और डब्ल्यू दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। जेड हमारा डोमेन से आएगा, डब्ल्यू हमारा कोडोमेन से आएगा। अब देखते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ किसे कहते हैं। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द डोमेन, यानी कि जो ये डोमेन है हमारी, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उसी सेट को हम कह देते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस टू, एफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड, एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू आयोटा साइन जेड। ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्या है। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि अगर z हो x प्लस आयोटा y हो तो x रियल है, y इमेजिनरी है। लेकिन अब मुझे एक फंक्शन का देखना है। यहाँ पे कैसे देखते हैं, w इक्वल टू एफ जेड, ये मैंने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह दिया। अब इमेज क्या होगी, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी की हम इमेज निकालेंगे अंडर f के अंडर निकालेंगे। वो क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी ऑब्वियसली। इमेज क्या है यहाँ पर, w है ना, उसी w को u प्लस आयोटा v कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। देन एफ जेड इक्वल टू w, ये क्या बन जाएगा, z मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, w लिया है u प्लस आयोटा v, जहाँ पे u और v दोनों ही हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ऑफ रियल वेरिएबल्स x एंड y। ये समझ आया कि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, वो तो ठीक है, वेरिएबल्स x एंड y की क्यों हैं, ये समझ आया। वो तो आ गया कि वो जो एफ एक्स है वो एफ से अगर उस पे अप्लाई एफ को डेफिनेशन अप्लाई करें तो एक्स को यू पे मैप कर रहे हैं, और जो इमेजिनरी का वाई वाई है वो भी उसको वी पे मैप कर रहा है। हाँ तो ये डेफिनेशन के हिसाब से डोमेन में से हम एलिमेंट ही ऐसा ले रहे हैं कि ये x और y की टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली जो हमारा इमेज होगी वो भी रियल वेरिएबल्स होंगे x और y। आप दोनों को भी क्लियर है, पावनी और नेहा। क्लियर है यहाँ तक, बता दो एक बार। वो दोनों है क्लास में, उत्सव। ये दिख तो रहे हैं यहाँ पे, वाकई तो पता नहीं। चलो हम आगे देखते हैं। रिस्पॉन्स नहीं देते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया। नहीं, कनेक्शन तो आपका सही है दीदी, आपकी साइड से। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, दीदी इनकी साइड से नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, इनकी साइड से आप आवाज तो नहीं जा रही है पर इनकी आवाज ही नहीं आ रही, शायद इनके एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मैसेज आ रही, मैंने मैसेज देखा। अच्छा दी अब सही है, वहाँ कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं। अच्छा, फिर लेक्चर सुनने में भी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, इनकी आपकी आवाज तो जा रही है, इनकी आवाज ही आप तक नहीं आ रही, बस ये दिक्कत ये अच्छा है। चलो ठीक है, यानी कि यू एक्स वाई मेरा एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। सो यानी कि ये रियल पार्ट हो गया z का, ऐसे कह सकते हैं। और वी एक्स वाई जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल्स टू
अब x मेरा रियल पार्ट होता है, उसकी जगह पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू, u क्या है मेरा, रियल पार्ट ऑफ z, वो लिख दिया, प्लस आयोटा v, v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। दीदी एक ये बोलना था कि ये जो यू एक्स वाई है तो डब्ल्यू में आया तो रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू होगा ना, जेड लिखा है। जो यू एक्स वाई है वो तो उसकी इमेज है ना जेड की, मतलब जेड के रियल पार्ट की, तो फिर इसमें तो ये तो मतलब यू ये डब्ल्यू में प्रेजेंट है ना इसका रियल पार्ट, तो मतलब डब्ल्यू होना चाहिए। सही कह रहे हो। कट करके लिखती हूँ, रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मुझे देखना है कि जेड क्यूब क्या होगा। सिंपली एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब कर देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3 एक्स आयोटा वाई का स्क्वायर। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, क्योंकि आयोटा क्यूब है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। अब आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -3 एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करती हूँ, रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब -3 एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इसको हमने लिख लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। सो अगर मैं कहूँ कि एफ जेड इज इक्वल्स टू यू जेड प्लस आयोटा वी जेड, ऐसा मैं इसलिए लिख सकती हूँ क्योंकि जो z है वो x और y का फंक्शन है, यानी कि यू जेड विल बी एक्स क्यूब -3 एक्स वाई स्क्वायर। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मुझे एक बार करके बताओ ताकि प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। जी जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। इसमें भी आपको मुझे u और v बताना है सॉल्व करके कि क्या आएगा, तीनों ट्राई करो। डन दीदी। ठीक है, बाकी दोनों ने कर लिया। अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहे माइक ऑन करके तो चैट में बता दो, उत्सव मुझे देख के बता देगा कि क्या रिस्पॉन्स है। चलो तब तक मैं करती हूँ इसे सॉल्व। z को लिख देंगे x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई, सो x प्लस आयोटा वाई प्लस रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई, इट इज x, so 2x, so
3x प्लस आयोटा वाई। सो क्लियरली यहाँ से u क्या हो जाएगा मेरा 3x और उसका vx हो जाएगा y। ठीक है, एक और एग्जांपल करके बताओ। दोनों ना कर लेते थे। ठीक है, एच जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड, इसमें भी मुझे u और v बताओ क्या होंगे। ठीक है, बाकी दोनों ने करा। ठीक है, जब वो कर ले तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। कल वाली क्लास में भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क इशू की, इनकी साइड से क्या? इनके सब इनके एरिया में आई गेस मीट में जब क्लास लगती है नेटवर्क प्रॉब्लम होता है इसलिए। और ये दोनों रहते कहाँ कहाँ हैं? ये तो मुझे नहीं पता। डी हो गया। ओके, क्योंकि अगर इशू आता है और आसपास रहते हो मेरे घर से तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी पंजाबी बाग रहता है हम लोग। पंजाबी बाग रहते हो वेस्ट में? हाँ, मैं ईस्ट में रहती हूँ। पास ही रहते हैं वैसे तो। z is x plus iota y plus 1 upon z, it is x plus iota y। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, रैशनलाइज कर दूंगी x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई। सो x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो दिस इज uxy and this is vxy। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें है w इक्वल टू 1 अपॉन z, यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू मैं कहती हूँ, यहाँ पे w मुझे दिया हुआ है 1 अपॉन z। इसका भी अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था ना, बेसिक जब मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर 1 अपॉन z हो इसको मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई, दिस इज एफ जेड। यहाँ से रियल पार्ट क्या आ जाएगा, x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So this is uxy and this is vxy. क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी क्लियर है. क्लियर है दीदी. ठीक है. उसके बाद अब अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे? आर और थीटा. अभी तक मैं क्या कह रही थी कि मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में लिख रही थी सिंपली. आर और थीटा में कैसे लिखते हैं? कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई. पोलर में कैसे लिख देंगे? z इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा. cos थीटा. ठीक है. यानी कि अभी तक हमने कहा था एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था. अब मुझे लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट में. वो क्या हो जाएगा? u एक्स कॉमा वाई की जगह कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं आर कॉमा थीटा. सो u आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा v आर कॉमा थीटा. इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को. नेक्स्ट देखते हैं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, मुझे कार्टेशियन में भी बताओ इस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट, और पोलर में भी. सॉल्व करो. चलो कार्टेशियन वाला एक बार बता दो, फिर मैं पोलर खुद से डिस्कस कर देती हूँ. चल दीदी कार्टेशियन आ गई. क्या आया बताओ? uxy is equals to x square minus y square and bxy is equals to 2xy. करेक्ट. सो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. यानी कि यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 एक्स वाई. अब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में करना है. पोलर कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? आर ई टू द पावर आयोटा थीटा. सो एफ जेड, जेड इज आर ई टू द पावर आयोटा थीटा. जेड स्क्वायर, जेड की जगह आर ई टू द पावर आयोटा थीटा पुट करा. अब इसको ओपन करो. दिस विल बी आर स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा. अब अगर ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है उसको कैसे लिखते हैं? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. यहाँ पे एंगल क्या है? 2 थीटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिख देते हैं आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा. ठीक है. सो आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा. सो यहाँ से रियल पार्ट हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अगर एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर हो जाए. अब जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड जेड होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है.
हमें क्या दिया है, मॉड जेड स्क्वायर, यानी कि मॉड जेड स्क्वायर करूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा, मेरे पास सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 0। इसमें बस ये बताना था कि ये एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाती है इस मॉडुलस की वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ n इज 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ a0, a1, a2 सो ऑन टिल an, इसी के लिए बोला हुआ है कि ये जो सबस्क्रिप्ट में हमारा n आ रहा है ये या तो 0 हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है। वेयर an is non-zero, then the function pz is equals to a0 plus a1z plus a2z square so on till anzn, यानी कि ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी तक हम कैसे करते थे, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल रियल में लिखना हो तो मैं सिंपली कर देती थी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जो इसके कोफिशिएंट्स होते थे यहाँ पे 1 1 1 है, रियल कोफिशिएंट्स होते थे ना, अब क्या हो जाएगा, जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं मान लूं कि मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, रैंडमली मैंने कुछ भी मान लिया, एक मैं मान लूं जेड प्लस 1, तो पी जेड अपॉन क्यू जेड, ये क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। एक तो ये हमारा रैशनल फंक्शन होता है, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, और दूसरी बात ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब जो मेरा क्यू जेड है यानी कि जो जेड प्लस 1 है दिस शुड बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया यानी कि जेड नॉन ज़ीरो हो गया, मतलब यानी कि जेड मेरा -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हो गया डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फिर पी जेड अपॉन क्यू जेड रैशनल फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि क्यू जेड नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब इसका एक लास्ट एग्जाम्पल, z कोई हमारा नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मैं अगर ये देखूं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं, जेड टू द पावर 1/2, इसमें ये कह रहा है कि z टू द पावर 1/2, इसकी दो वैल्यूज ली हैं उसने, प्लस माइनस अंडर रूट आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बाय 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहा है वो। यहाँ पे जो आर होता है वो मॉड जेड होता है, जो थीटा है वो माइनस पाई से क्लोज्ड पाई के बीच में लाया करेगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है ऑफ आर्ग्यूमेंट z। आर्ग्यूमेंट z क्या होता है, जैसे
अगर मैं ये देखूं, ये इस तरीके से पूरा एक राउंड लगा के जब आ रहा है तो ये क्या एंगल ले रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कह देते हैं आर्ग्यूमेंट z। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं मान लूं कि मैं सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लूं तो मेरे पास क्या होगा, एफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बाई 2, आर ग्रेटर देन 0 है, थीटा कैसे लाई कर रहा है माइनस पाई से क्लोज्ड पाई के बीच में, ये लेस देन है, इरेजर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये देख पा रही हो कि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, अगर इसको देखोगे आप आर और थीटा जो जो वैल्यूज लोगे, ये हमारे पास दो वैल्यूज आने वाली है ना, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसीडर करी है, और इस फंक्शन को हम कह रहे हैं कि ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन बनेगा, और नॉन जीरो इसमें नंबर्स होंगे ना, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि z मेरा नॉन जीरो है। ये तो एग्जाम्पल बस ऐसे ही था, इसमें कोई कुछ और था नहीं, कुछ समझाने के लिए बस इतना ही था कि ये ऐसे ऐसे इसने कंसीडर करा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज में हमारे 4 क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कॉलेज में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है, एसपीएम में तो यही कहा है, पावनी ने बताया आज। हमें तो नहीं कहते थे कि मतलब कह देते हैं हम समझा रहे हैं टॉपिक, आप अपने आप कर लेना, पर बस टॉपिक ही समझा देते हैं बस, और बाकी हम खुद कर लेते हैं मतलब। अच्छा, तो डाउट नहीं लेते, वो लोग कहते हैं डाउट में बाद में ले लेंगे, बाद में ऐसे करते करते बस बाद एंड ही होता है सेमेस्टर का फिर। सेमेस्टर खत्म हो जाता है, बाद नहीं आता, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें डोमेन ऑफ डेफिनेशन बतानी है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये देख के कैसे पता चलेगा। डिनोमिनेटर को सिंपली जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, विच मीन्स दैट जेड इज प्लस माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। आयोटा। यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर में आयोटा या माइनस आयोटा पुट करूंगी तो ये जो मेरा फंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी को कहते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। यानी कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में से इन दो पॉइंट्स को हटा दो, आयोटा और माइनस आयोटा को, इनको हटा दे तो हम कहेंगे कि ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन है इस फंक्शन के लिए। एफ जेड इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होती है जब कैपिटल ए होता है, 1/z। अब आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला याद है कैसे होता था, जैसे अगर tan इनवर्स tan inverse y by x over the real part of z and then imaginary part of z. यस। अब यहाँ पर 1/z है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब ये देख के समझ आ रहा है कि रियल पार्ट मेरा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। समझ आ रहा है देख के, अगर 0 हो गया तो ये tan इनवर्स में ये चीज डिफाइन नहीं होगी ना मेरी, न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 हो गया तो भी हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। सी पार्ट, एफ जेड इक्वल टू
z अपॉन z प्लस z बार। इसका एक बार करके देखो कैसे होगा, फिर मैं करवाऊंगी। दीदी बार तो कॉन्जुगेट होता है ना, मतलब जो z बार होता है। z अगर x प्लस आयोटा y है तो z बार इज x माइनस आयोटा y। दीदी डोमेन ऑफ डेफिनेशन है कि इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है z प्लस z बार, अगर हमसे वो करें इवेलुएट, तो मेरा वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इवेलुएट करें 2x इज नॉन इक्वल टू 0, मतलब सॉल्व करेंगे तो आयोटा आयोटा y और आयोटा y तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंत में 2x बचेगा। तो 2 जीरो नहीं हो सकता और x भी जीरो नहीं हो पाएगा। अगर x जीरो हो गया तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा नीचे। यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी रियल पार्ट मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। ठीक है, तो दिस इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। बाकी दोनों को समझ आ रहा है? हाँ जी समझ आ रहा है, आ गया थी समझ। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये भी करके बताओ। 1/1 माइनस मॉड z स्क्वायर। दीदी इसमें जो इसका अगर हम मॉड z स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो -1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर हम इसे 1 को इसके इक्वल रखते हैं तो ये वो सर्कल की इक्वेशन ले लेगा। तो मतलब उस सर्कल के जो पॉइंट्स होंगे, मतलब ये 1 के इक्वल ना हो तो सर्कल के पॉइंट्स नहीं होंगे, बाकी सब आ जाएंगे। मतलब अगर हम 1 को इंक्लूड ना करें, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में। ऐसे भी ठीक है। दूसरा तरीका ये है, मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि मॉड z इक्वल टू √1। √1 तो 1 ही होता है, यानी कि मॉड z शुड नॉट बी इक्वल टू 1 ना। तो ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन है। आपने जैसे किए वैसे भी कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर यही होता है, इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, मॉड z ही तो होता है, सॉरी मॉड z स्क्वायर ही तो होता है। यहाँ से भी चले तो फिर वही आ गया, मतलब ऐसे करो या ऐसे करो सेम जगह पहुंचेंगे हम। समझ आया? इससे भी यही पता चला हाँ दीदी आ गया। कि मॉड z शुड नॉट बी 1। ठीक है, कौन? अब ये वाला एक मुझे करके बताओ। एफ जेड इक्वल टू z³ प्लस z+1, इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन बताओ। सॉरी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन नहीं, वो बताना है इसमें। डोमेन ऑफ डेफिनेशन तो इसमें बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये जो एग्जिस्ट करेगा पॉलिनोमियल है। आपने इसमें बताना है मुझे u(x,y) और v(x,y), रियल और इमेजिनरी पार्ट इस फंक्शन का।
ये जेड क्यूब है। डन दीदी। ठीक है, जेड को पुट कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, एफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस। दीदी इन्हें बताने तो आप मत करो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रियल पार्ट बताओ क्या आ रहा है। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। करेक्ट। इमेज 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई। पक्का कुछ मिस कर रहे हो। एक सेकेंड। माइनस वाई क्यूब आया होगा पक्का इस वाले फैक्टर से। मिस कर दिया, मिस कर दिया। अच्छा, यहाँ से ये होगा ना एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब, तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा वाई क्यूब। ठीक है दीदी। ठीक है, एक और करते हैं। हम क्लास में एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिया करेंगे ताकि बस बाद में आपको प्रीवियस ईयर करने हो, हमने डिस्कस साथ के साथ सारा कंप्लीट होता रहेगा, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू, और इससे ना क्लास बोरिंग नहीं लगेगी, जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो रही है। अब इसमें क्या टारगेट है, उल्टा काम करना है। इसमें मुझे u और v तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे एफ जेड जेड की टर्म्स में आप बताओ। चलो इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ या करवा ही देती हूँ। चलो थोड़ा सा इसमें बताना पड़ेगा कि एक तो z होता है x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। अब मुझे इसमें ना रियल पार्ट बताना है z का। ठीक है, रियल पार्ट z का कैसे निकालते हैं, एक तो वो x होता है। अब मुझे ये बताओ इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं x कैसे निकाल सकती हूँ। ये ऐड कर देंगे अगर दोनों इक्वेशंस को तो आयोटा वाई और आयोटा वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये x इनकी टर्म्स में आ जाएगा, x z प्लस z बार अपॉन 2 x की टर्म्स में। करेक्ट, तो ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज y, ये करके बताओ एक बार क्या होगा। अब मुझे y निकालना है, तो दिमाग में क्या आता है, y किस तरीके से आ पाएगा। बस सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों इक्वेशंस को, z माइनस z प्लस वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। z माइनस z बार इज x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, x कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा वाई। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं, z माइनस z बार अपॉन 2।
अब ये एफ जेड है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस आयोटा 2x माइनस 2xy, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, -2xy आयोटा को साथ ले आती हूँ प्लस 2 माइनस वाई प्लस एक्स आयोटा। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उसके बाद समझ आएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। अब इसमें से क्या करो, इस ब्रैकेट में से आयोटा कॉमन लो। आयोटा कॉमन लोगे, एक तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस आयोटा वाई बचेगा ना, क्योंकि अगर इसको वापस से मल्टीप्लाई करो 2 आयोटा एक्स आएगा और 2 आयोटा इंटू आयोटा वाई माइनस 2y आएगा। इसको मैं z बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा z। अब मेरे को x भी पता है y भी पता है, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ z प्लस जेड बार अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस जेड बार अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 2xy आयोटा प्लस 2 आयोटा जेड। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट्स खोलने हैं और सॉल्व कर देना है। सो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर प्लस 2z जेड बार अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर माइनस 2z जेड बार अपॉन 4 इसको भी खोल देते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से माइनस 1/2 ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो खुद को, ठीक है। साथ में आयोटा है माइनस 2 आयोटा जेड। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जेड स्क्वायर बाय 4 और ये जेड स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, जेड बार स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे माइनस में आ रहा है, वो भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2z जेड बार अपॉन 4 जेड जेड बार अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 2z जेड बार बाय 4 जेड जेड बार बाय 2। फिर क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे आयोटा भी आएगा जेड बार स्क्वायर बाय 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा जेड। सो इससे तो मुझे मिल जाएगा जेड जेड बार ये हुआ जेड जेड बार, ये वाला माइनस में नहीं था प्लस में था। और बाकी बचा हुआ लिख दो आयोटा कॉमन लेके। किसी ने करा, यही आ रहा है क्या? बताओ। अच्छा
समझ आ गया क्योंकि मैंने पहले सॉल्व करा हुआ था, तो मुझे ये अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे यहीं से मिस्टेक हुई, यहाँ पे y लिखना था, y की वैल्यू निकालनी थी, तो वो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा होगा ना, मैंने यहाँ आयोटा मिस कर दिया लिखना, किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं करा, ठीक है, इसीलिए फिर मैंने y की गलत वैल्यू पुट कर दी, माइंड में था लिखना रह गया, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, सो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ये क्लियर हुआ जो अभी मैंने करेक्शन करी? बताओ एक बार। हाँ दीदी मिस हो गया। हाँ मैं सोच रहा था, मतलब मिस लग रहा है कि नीचे था कि वो आयोटा भी आना था। हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट करेक्ट है। सेकंड वाले में यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर होगा तो वो -1 होगा, बाहर एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये आयोटा यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो -1/2 ये सब ठीक है, यहाँ पे आयोटा नहीं आना था, ठीक है, सो ये वाली कैलकुलेशन देखो ना, ये वाली पूरी ये दोनों ही स्टेप्स रॉन्ग हो गए हमारे, इसे फिर से करना होगा। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। सो यहाँ से देखो, अब ध्यान से देखना, z²/4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सेकंड वाले ब्रैकेट में भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर है -z²/2। सो ये ऐड करूँ तो z²/2 बनेगा और इसके साथ करूँ तो ये पूरा हमारा 0 बन गया, ठीक है। फिर देखा मैंने z²/4 यहाँ पर भी है और यहाँ से आ जाएगा प्लस z²/2 और ये वाला आप देखो, ये वाला कैंसिल होगा, z/2 और -z/2 ये कैंसिल हो गया और बच गया है +2 आयोटा z। तो ये तो आ जाएगा हमारा z²/2 और इसके साथ ऐड करा तो ये पूरा आ जाएगा z² +2 आयोटा z। अब बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ गया क्वेश्चन सबको? बता दो एक बार, क्लियर है? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, fz इक्वल टू z + 1/z, z इज नॉन जीरो। अब इसको क्या करना है, आपने मुझे पोलर फॉर्म में लिख के बताना है, और ये मैंने अपने नोट्स में मेंशन करा हुआ है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था 3 मार्क्स में, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आ गया, ऐसे एक्सरसाइज के आ जाते हैं क्वेश्चन, ईयर मुझे याद नहीं बट मैंने मेंशन कर रखा है कि प्रीवियस ईयर में आया था। पोलर फॉर्म बताओ।
हुआ सॉल्व किसी का? एक मिनट जाइए, हो गया बस। ठीक है, पर ये वाला अब नेहा बताएगी, बाकी दोनों बस ये बताना कि हाँ यही आया हमारा। आप दोनों को सॉल्व हुआ, पावनी नेहा? दी वो थोड़ा नीचे से हो नहीं रहा सॉल्व। नहीं हो रहा है, चलो मैं कर देती हूँ। ठीक है, z इज r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन z, r e टू द पावर आयोटा थीटा। सो r e टू द पावर आयोटा थीटा फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 1 अपॉन r e टू द पावर आयोटा थीटा को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। अब ओपन करते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है बताओ? e टू द पावर आयोटा थीटा मैंने बताया था अभी क्या होता है, कॉस और साइन की टर्म कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। करेक्ट। 1 अपॉन r, इसको बताओ क्या लिख देंगे? एंगल यहाँ पे माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। करेक्ट। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इधर भी कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, तो कॉमन ले लो, r प्लस 1 अपॉन r कॉस थीटा प्लस आयोटा पहले कॉमन लिया करो, अब लिखो आयोटा r साइन थीटा है और माइनस आयोटा अपॉन r साइन थीटा, सो साइन थीटा कॉमन रहेगा और बचा हुआ लिख दो r माइनस 1 अपॉन r। तो ये पोलर फॉर्म में हो गया हमारा, यही आंसर है। अब क्लियर हो गया दोनों को? ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा मैपिंग्स, वो हम परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो इसका बेसिक पार्ट है वो भी मैं पूरे नोट्स भेज दूंगी, एक बार बस रीडिंग कर लेना, उसको लर्न नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ रीडिंग करना है, क्योंकि सिलेबस में वो है नहीं हमारे। बट बेसिक थोड़ा पता हो ताकि आगे कोई भी डेफिनेशन आए तो आपको कोई डाउट ना रहे, और इन डेफिनेशंस में कोई डाउट है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ की क्लास यहीं तक रखते हैं आज की।